हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपाध्याय। आपका स्वागत है गुरुजी आईएएस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जुट गए होंगे। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, हम आज से इसको शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको यूपी पुलिस के री एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और हमारा टारगेट रहेगा कि इस पूरे जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होता, आपको हम इसी तरह से डेली बाय डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे जीएस की। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको जीएस का कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। आप बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दोस्तों, ये जो स्पेशल पुलिस है, यानी कि स्पेशल फॉर यूपी पुलिस के लिए हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है। आज पहली सीरीज है, इसलिए मैं आपको आज पॉलिटी की सीरीज कवर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। इसमें पॉलिटी के से रिलेटेड या पॉलिटी या हमारा संविधान सभा या भारत की जो गवर्निंग बॉडी थी उससे रिलेटेड सवाल होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य से रिलेटेड भी सवाल होंगे। इसको प्रेजेंट किया है गुरुजी आईएएस ने और मेरा नाम है AK उपाध्याय, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। एक धमाकेदार सीरीज कहते हैं कि अगर हम बेहतर तरीके से किसी चीज में लग जाते हैं तो सक्सेस हमारे कदमों में होती है, ठीक है। तो आप जुट जाइए। दिस इज द राइट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर नॉलेज, ठीक है। और जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता होगा कि जीएस के 37 to 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और इस सीरीज में हम इसी तरीके से हर प्रैक्टिस सेट में 37 से 38 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मिक्सअप होंगे। ये जो सीरीज है, ये जो आज पहली क्लास है, ये सिर्फ पॉलिटी बेस्ड है और इसमें 25 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। लेकिन आने वाली सीरीज में हम मिक्सअप क्वेश्चंस को एक पूरे के पूरे क्राइटेरिया के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले सवाल को कि हमारा पहला सवाल क्या कहता है, ठीक है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश मिशनरी क्या होते हैं? वो लोग जो ईसाई धर्म को प्रसारित करते हैं, जो ईसाई धर्म का प्रसार करते हैं दूसरी जगहों पर जाकर, दूसरे देशों में जाकर, तो उनको भारत में बसने की अनुमति निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत दी गई थी? पहला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आए थे। इसके बाद और भी एक्ट आए थे जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। एक चार्टर एक्ट है 1793 का और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों, आपको इनमें से चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है और आप जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था, 1793 का चार्टर एक्ट आया था, 1813 का आया था, 1833 का आया था, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति दे दी गई थी और कहा गया था कि आप यहाँ पर रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, तो क्या ऑप्शन रहने वाला है? चार्टर एक्ट 1833, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, यानी कि एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा वो अधिनियम था, यानी एक एक्ट आया था, वो कौन सा एक्ट था जिसमें नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी ये क्या होगा? कंट्रोल बोर्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? कंट्रोल बोर्ड होगा। और उस कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दीवानी यानी सिविल मामले होंगे, उन मामलों को, सैनिक मामलों को और राजस्व से संबंधित मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकती है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब हम भारत पर उपनिवेश की बात करते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई और ब्रिटिश सरकार ने जब रूल किया,
तो उसके तहत कुछ परिवर्तन हुए। देखिए हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो क्या उससे पहले भारत के लिए कोई नियम कानून नहीं था? जिन अधिनियमों की हम बात कर चुके हैं ये भी भारत के लिए ही बनाए गए कुछ संविधान थे, कुछ कानून थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई तो ये 1600 से लेकर, या मैं एग्जैक्टली अगर बात करूं तो ये 1600 में भारत आ गए थे अंग्रेज, लेकिन इनके कानून बनाने की जो प्रक्रिया या भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की जो प्रक्रिया हुई और कानून बनाने की प्रक्रिया हुई वो 1773 से लेकर हुई, जब रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियमन कानून आया था। और ये यहाँ से 1857 की क्रांति के बाद 1858 तक भारत में रहे, इनका अधिकार रहा। कब से? किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। EIC जो कंपनी थी वो 1773 से लेकर 1858 के कानून आने तक भारत पर शासन करती रही। लेकिन जैसे ही 1858 का कानून आया, 1858 के कानून से लेकर 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड का जो भी शासन व्यवस्था रही है भारत पर दो भागों में विभाजित रही है। एक तो वो हिस्सा जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां से जहां तक रूल किया, यानी 1773 से 1858, और 1858 इसलिए माना जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से मतलब उनको नकार दिया था कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वहां पर ये बीच में आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहा अब हम भारत को देख लेंगे, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, भारत तुमसे खुश नहीं है भारतीय। तो 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं इसके सही उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784 में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया, और इसी कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो इसका सही उत्तर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जिसने, है ना, ये कहा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, विनियमन कानून आया, वो एक पहला कदम था। लेकिन किसमें पहला कदम था? तो इसका ऑप्शन है विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, कि क्या इस कानून ने विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया था। ऑप्शन बी है ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। सी है विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया। तो क्या दोस्तों जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या इसने विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया? क्या उस समय विधायिका कार्यपालिका जैसी संस्थाएं थी? क्या उस समय न्यायपालिका थी? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही ये चीजें शुरू हुई। तो क्या अगर विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया गया, क्या जो विधि निर्माण किया जाएगा या कानून बनाया जाएगा क्या उसका केंद्रीकरण किया जाएगा? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकती है, बी और सी में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि विधि निर्माण का केंद्रीकरण तो हो नहीं सकता, इसको भी अगर हम एलिमिनेट कर दें तो ऑप्शन एक बचता है और वो है बी, कि ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया, कि जो ब्रिटिश की संसद है वो भारत के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? आपका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा कि ब्रिटेन को संसद को भारत पर कानून बनाने का अधिकार पर बल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अधिनियम में कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताइए कि जब हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था? विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको इस सवाल में मिलेगा कि भाई जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता में, ये तो हमें पता है कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना, उसका स्थापना तो की गई थी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थापना का प्रावधान किया गया था कौन से अधिनियम के तहत? तो क्या पिट्स इंडिया एक्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे। क्या चार्टर एक्ट है? दोनों 1813 और 1833 का।
देखिए, जब सबसे पहला कानून आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो 1773 में ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ये बात कही गई थी कि एक न्यायालय होना चाहिए जो लोगों को न्याय दे सके, और वो कहां पर स्टैब्लिश होगा? कलकत्ता में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही इस प्रावधान को किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया जाए, और वो भी कहां पर? कलकत्ता में किया जाए। ठीक है दोस्तों, अपने 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है कि उदारवादियों की, यानी कि जो उदारवादी थे, उन उदारवादियों की कौन सी एक मांग थी जिसे मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार किया गया? दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार एक एक्ट था, एक अधिनियम था जो 1909 में आया था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स, यानी कि भारत का एक अलग से स्टेट डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। दूसरा, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ होना चाहिए, यानी कौन सी सरकार? रिस्पॉन्सिबल सरकार का प्रारंभ होना चाहिए। स्वराज्य का विचार, और डी है परिषदों के आकार का विस्तार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप मुझे ये बताइए, क्या भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे उदारवादी? क्या उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ करने की बात कर रहे थे? ये दोनों सवाल बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। स्वराज्य की मांग का विचार तो चलो मान लेता हूं कि स्वराज्य की मांग तो चल रही थी, तो क्या मार्ले मिंटो सुधार में इसको स्वीकार कर लिया था 1909 में? और अगर 1909 में इस विचार को स्वीकार कर लिया जाता तो हमें 1947 तक इंतजार क्यों करना पड़ता? तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक ऑप्शन, कौन सा? परिषदों के आकार का विस्तार करना, यानी कि जो काउंसिल्स बनाई गई थी उन काउंसिल्स का आकार बढ़ाया जाए। इस बात को स्वीकार कर लिया था 1909 के अधिनियम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा परिषदों के आकार का विस्तार करना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर मेंशन्ड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की। कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, वो किस पर आधारित था? उसे किस नाम से? देखो, आधारित का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि किसी बेस पर बनाया गया हो या कुछ भी पूछा गया हो। ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कहा गया है। तो मार्ले मिंटो सुधार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार। देखो, हमने इसको अभी डिस्कस किया है तो ये तो हो नहीं सकता, 1909 का अधिनियम था ये। बी कहा गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, या फिर नेहरू रिपोर्ट। इसमें 3 ऑप्शन हमारे बचते हैं, बी, सी और डी। रैमसे मैकडोनाल्ड तो हो नहीं सकते, नेहरू रिपोर्ट भी नहीं हो सकती, बचा एक ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को या भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये इन्हीं पर आधारित थे। 2 व्यक्ति थे और इन्हीं पर ये सारी चीजें आधारित थी, इनके नाम से ही इस अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल मैंने 7वां सवाल रखा है, ये आपको लग सकता है कि आपके यूपी पुलिस के लिए नहीं है, और बात सही भी है, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। देखो, हमने क्या किया था, हमने 1919 का अधिनियम देखा अभी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और ये वाला सवाल भी 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है, लेकिन इसमें कुछ सी विशेषता या प्रमुखता पूछी गई है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी या पीसीएस लेवल का मिल सकता है, आरओ लोअर पीसीएस का मिल सकता है। यूपी पुलिस में सिर्फ इसको मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए रखा है, आगे इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। क्या इस अधिनियम के तहत जो कार्यकारिणी सरकार थी प्रांतों में, क्या उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था थी? दूसरा स्टेटमेंट है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी कि नहीं थी? या फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये 3 स्टेटमेंट हैं, और इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको सही स्टेटमेंट्स को चुनकर लिखना है। इसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आपने पढ़ा हो। इसमें क्या था कि इस वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, कि आपको सिर्फ फैक्ट है चीजें। इसमें आपको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है।
लेकिन इसमें आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकती हैं, और यही इस क्वेश्चन का चैलेंज है, क्योंकि आप इसको तभी कर सकते हैं जब आपने इसको बेहतर पढ़ा हो, अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक के बारे में, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको चुनकर रखना है। अब मुझे ये बताइए कि 1919 में प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था थी कि नहीं? बिल्कुल थी, क्योंकि आपने देखा द्वैध शासन प्रणाली तो आ गई थी भारत में, और जब द्वैध शासन प्रणाली थी तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में भी क्या था? द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान था। तो आपका ये ऑप्शन तो सही हो सकता है, ये वाली स्टेटमेंट सही है आपकी। और दूसरी स्टेटमेंट इसमें यह कहती है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल थे। क्या अलग अलग निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए? मुझे नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। चल, लेकिन खैर अभी हम इसको छोड़ देते हैं और बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया जाए। अब आप अगर पहला क्वेश्चन समझ गए, पहला स्टेटमेंट समझ गए हैं और आपको लगता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप तीसरे स्टेटमेंट को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हो रही है केंद्र द्वारा प्रांत। देखो यहां पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र सरकार है और प्रांतीय सरकार है। तो क्या प्रांतीय सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, विधायी शक्ति है? आप यहां से कोरिलेट करके देखिए चीजों को। आप ऐसे पढ़ के आंसर नहीं कर सकते जब तक आप चीजों को जोड़ना शुरू नहीं करेंगे। और मेरा मकसद सिर्फ यही इस क्वेश्चन को रखने का था कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को समझने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड तो कोई भी कर लेता, रट्टा मारो और हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर करना ही क्या होता है, बहुत कठिन होता है, और ये तभी होता है जब आपको प्रैक्टिस हो। अगर आपने सिर्फ एक चीज पढ़ रखी है, उससे रिलेट करके आप दूसरी चीज को हासिल कर सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाऊं तो आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कारण बताता हूं कि आप बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, आप सेकेंड ऑप्शन छोड़ दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, यानी कि 2 सरकारें थी। कितनी सरकारें? 2 सरकारें। और जब कार्यकारिणी करने की 2 सरकारें, कार्यकारिणी सरकार है, तो इनके पास शक्ति भी होंगी, पावर्स होंगी कि नहीं? हमारे पास उत्तर प्रदेश की सरकार के पास विधायी शक्तियां हैं, पावर है सरकार चलाने की, उसी तरह केंद्र के पास भी है। तो ये वाला क्वेश्चन तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया। विधायिनी शक्ति का मतलब होता है शासन करने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। और अगर यहाँ पर 2 सरकारें हैं तो अपने अपने क्षेत्र में इन सरकारों के पास शक्ति भी होगी, और केंद्र क्या कर रहा है? प्रांतों को शक्ति दे रहा है। और अगर प्रांतों को शक्ति दे रहा है तो इसका मतलब है कि 2 सरकारें हैं, और 2 सरकारें हैं तो इसका मतलब है कि दोनों सरकारों के पास शक्तियां हैं, उनका हस्तांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफर की जा रही है शक्तियां। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करके भी समझे जा सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से एक का भी पता है कि ये सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और इसमें किसी भी प्रकार की मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है दोस्तों, आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता है जितने मुश्किल ये देखने में लगते हैं। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, रट्टा मार के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब क्रियान्वित हुआ? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आया था वो कब क्रियान्वित हुआ था, कब लागू किया गया था? दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, ये अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अंतिम कानून था। कैसा कानून था?
अंतिम कानून था और इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया और इसी कानून के तहत भारत को आज़ादी प्रदान की गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो आपका सही उत्तर होगा 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, और आपको इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता मिली थी। हम आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से। बस आपको याद रखना है कि 1947 में सिर्फ हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, बाकी जो भी अदर कंट्रीज भारत में रूल कर रही थी वो अपने अपने स्थान पर बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल भारत पर सबसे अधिक था, इसीलिए हमें इन्हीं से प्रॉब्लम थी और इन्हीं से हमें आज़ादी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए अंतिम कानून था। इसके बाद कोई कानून इनके द्वारा नहीं बनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 यानी कि जब से संविधान लागू हुआ के बीच, यानी 15 अगस्त 1947 से यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच, जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। किसने? भारत ने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। तो भारत सरकार कार्य कर रही थी किसके तहत? ठीक है, देखो हमारा संविधान तो लागू हुआ नहीं था 26 जनवरी से पहले, और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 या मैं ये कहूँ 1949 तक जब संविधान बनकर लागू हुआ। हालांकि 26 जनवरी को पूर्ण संविधान लागू किया गया भारत में, लेकिन 26 जनवरी से पहले भी जो 26 नवंबर की डेट थी उस तारीख से कुछ प्रावधान लागू हो गए थे संविधान के, लेकिन पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ था। इस तारीख से यानी 1947 से 1950 तक ये जो भारत सरकार रूल कर रही थी या संविधान सभा जो संविधान बनाने का काम कर रही थी, उसके बीच इसने क्या कहा भारत ने कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करते हैं खुद को। तो भारत सरकार के लिए कोई कानून तो है नहीं, है ना, भारतीयों के लिए कोई बनाया गया कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, तो कानून व्यवस्था कैसे संचालित होगी? तो इसी बात से कहा जा रहा है कि भारत सरकार किसके अनुसार कार्य कर रही थी। इस सवाल में इतना सा पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के उपबंधों के तहत। ऑप्शन बी है द इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1947 के उपबंधों के बीच तहत, और ऑप्शन सी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखिए 1947 की बात हो रही है, जब 15 अगस्त 1947 से, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है ये, ठीक है, 1947 में है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या है बाद में आए हैं। दूसरी बात, इनका कोई कानून नहीं है, तो सिर्फ एक व्यवस्था थी, एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता अधिनियम। हमने इससे पहले भी बात की है स्वतंत्रता अधिनियम की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक अंतिम कानून था। ठीक है, इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी। ये नहीं कहा गया था कि भाई आप कानून कैसे चलाएंगे, आप व्यवस्था, कहा गया था कि भारत को आज़ादी दी जा रही है। इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की व्यवस्था थी जो 1947 में आई थी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन एक बचता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपका सही उत्तर होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो 1935 का अधिनियम है, ये 1935 का अधिनियम बहुत ही बड़ा अधिनियम था, और आपको ये बता दूं कि इसका अधिकतम हिस्सा भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें इतने प्रावधान थे कि इसके लगभग 70 to 80% हिस्से को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। और जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ 1947 के बाद से, तब से इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार अपना काम कर रही थी, भारत सरकार इसी के तहत शासन कर रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल क्या कहता है हमारा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को
किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। यानी कि जो 1935 का एक अधिनियम आया था, इसके बारे में दास्ता यानी गुलामी का एक नया अधिकार पत्र कहा गया था। ये किसने कहा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर की देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसा अधिकार पत्र है जो एक दास्ता को प्रदर्शित करता है, गुलामी को प्रदर्शित करता है, और गुलामी का यह एक नया अधिकार पत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, और डी लॉर्ड कैनिंग। आप बताएं मुझे कौन सा है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। आपको सबको पता होगा कौन सा एक ऐसा प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल, जो इन लिस्ट में है। आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, और इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये तो हमने देखा इससे पहले कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल कौन था भारत में, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की गई, भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि 12वें क्वेश्चन का उत्तर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन ऐसे वो व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दें, और मैं आपके उत्तर के बाद, आपके आंसर के बाद कमेंट में इसके उत्तर को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था। दोस्तों देखो 1947 के जो स्वतंत्रता अधिनियम था ना, उसके लिए हमारे कई नाम, एक तो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस या स्वाधीनता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हो तब भी यही है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम हो तब भी उसी की बात हो रही है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात हो तब भी वही बात हो रही है, भारतीय इंडिपेंडेंस अधिनियम की बात हो तब भी सेम चीज को प्रोसेस किया जा रहा है, सेम चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें कहा कि भाग नहीं था, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था। ऑप्शन ए है भारत सम्राट शब्द शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत सम्राट जो शब्द है वो शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, यानी सम्राट शब्द अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी राजा के लिए। ठीक है, दूसरा है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन है कि भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त कर दिए जाएंगे। ऑप्शन डी है देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। अब मुझे ये तो आपको पता है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्यों आया था, भारत की आज़ादी के लिए आया था कि नहीं, भारत की आज़ादी के लिए। इसमें पहला उत्तर है कि सम्राट शब्द तो हटा दिया जाएगा। ये तो हम बात करते हैं, संविधान में भी उल्लिखित है कि कोई भी सम्राट जैसी उपाधियों को शामिल नहीं कर सकता, अपने नाम के लिए यूज नहीं कर सकता, ये आपको पता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल खत्म हो जाता है। बी की बात की जा रही, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट होंगे, ये तो बात चली रही थी, अगर ये बात इसमें नहीं होती तो इसको स्वीकार नहीं किया जाता। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये तो इसमें शामिल था। तीसरा कहा गया कि भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि भारत सचिव के जो कार्य थे और भारत के कार्यालय जो थे वो उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी सही उत्तर है। बचा हमारा एक, ऑप्शन डी, तो देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं था, ये इसका भाग नहीं था, और कोई भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का व्यवस्था देशी रियासतों में नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है, क्या कहलाता है कि भाई भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया। संरक्षक न्यायालय, हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही न्यायालय की बात की थी, तो उसे क्या कहा जाता है,
उच्चतम न्यायालय, प्रीवी काउंसिल, उच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय। भाई देखो, भारत सरकार अधिनियम के अधीन, यानी कि जो 1947 का अधिनियम आया, उसके बाद जो भारत को आज़ादी मिली तो भारत ने क्या किया, एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया जो संघीय न्यायालय कहलाया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संघीय न्यायालय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, संघीय न्यायालय है, और उसी के बेस पर संघीय न्यायालय उसको कहा जाता है। पहले उसे सुप्रीम कोर्ट, आज भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे संघ का न्यायालय की तो वो संघीय न्यायालय है और भारत की संघीय व्यवस्था में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, संघीय न्यायालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, यानी संविधान क्या है, एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी DBR अम्बेडकर, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। ठीक है दोस्तों, जिन्ना तो हो नहीं सकते, भारतीय संविधान को क्यों वे पवित्र दस्तावेज कहेंगे, वो तो अपने संविधान को कहेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा नहीं था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी ऐसा नहीं कहा था। बचा एक ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगला सवाल है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। अब ये सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों किया गया, जब 26 नवंबर को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी को। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, सवाल एक तो ये हो सकता है कि 26 संविधान को लागू कब किया गया, सभी वही उत्तर होगा, सेम उत्तर, और कहा गया कि इस भारत को संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी को ही क्यों दिन चुना गया। ठीक है, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू होगा तभी हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, इसीलिए इसके ऐसा किया गया। ऑप्शन बी है कि इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन है, इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। और ऑप्शन डी है, इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है दोस्तों, 1919 इसका उत्तर नहीं हो सकता। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की बात करूं तो इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए किया गया था, तो हो सकता है इसकी शुरुआत हुई थी तो इसीलिए 26 जनवरी को रखा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये वाला उत्तर भी गलत है। 26 जनवरी की डेट को इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी को ही मनाया गया था 1930 में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस को मनाया था किन्होंने, भारतीयों ने, कांग्रेस ने मनाया था। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हम जब एक बार 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं तो अब हम दोबारा उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब हम मनाते हुए आ रहे हैं तो 26 जनवरी को ही मनाएंगे। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान बनने के पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद भी इंतजार किया गया उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का, यानी लगभग 2 महीने इसका इंतजार किया गया। और जब 26 जनवरी आया तो वो तब तक 1950 हो चुका था, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाए, और हम क्या कहलाए, स्वतंत्र देश आजाद भारत कहलाए। और 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था पूर्ण रूप से। ये सवाल, ये उत्तर आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र रास्ता संविधान सभा है। दोस्तों 1939 में एक घोषणा की गई थी किसी व्यक्ति के द्वारा, और उस घोषणा में ये कहा गया था कि जो भी सांप्रदायिक मुद्दे हैं या सांप्रदायिक समस्याएं हैं या इसके अलावा देश की जो भी समस्याएं हैं
उनका न्याय संगत समाधान अगर किया जा सकता है किसी रास्ते पर चलकर, तो वो संविधान सभा है। और संविधान सभा इसलिए क्योंकि ये संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो 1939 में संविधान सभा की मांग के आधार पर ये हम देख सकते हैं। ठीक है, 1937 में आपने देखा होगा लगातार संविधान की मांग चल रही थी। ठीक है, 1934 में लगातार, उससे पहले भी गांधी जी ने भी बोला था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भी बोला था 1893-94 के आसपास। ठीक है, कि भारत, हालांकि ये आधिकारिक मांग नहीं थी, आधिकारिक मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी भारतीय संविधान सभा की, तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति थे वे जिन्होंने ये कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों चलो मुझे इसका उत्तर बताओ, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, मैं तब तक आपको देखता हूं कौन कौन सही उत्तर दे रहा है। चलिए दोस्तों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है आप कमेंट पढ़ लेना या वीडियो को आगे बढ़ो, देखते हैं, बताते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने ही ये कहा था कि ये जो सांप्रदायिक अन्य समस्याओं का अगर न्यायसंगत समाधान हो सकता है तो उसका एकमात्र रास्ता संविधान सभा है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? जो कैबिनेट मिशन बनाया गया, कैबिनेट मिशन जब भारत आया 1946 में, कब आया था भाई? 45 या 46 बताओ, मैंने आपको 46 बोला है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। क्या हुआ बच्चों, पढ़ नहीं रहे हो? दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन आया इसको प्रस्तावित किया गया था 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, और इसमें जो इसके द्वारा जो प्रस्तावित अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार का मतलब होता है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी सरकार जो अंतिम हो और उसके बाद एक नई सरकार का गठन किया जाना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन ए है 14 सदस्य थे इसमें, बी 15 सदस्य, सी 16 सदस्य और डी 25 सदस्य। दोस्तों इसमें कितने सदस्य थे आपको पता होगा, आपको पढ़ा होगा। इसमें दोस्तों 14 सदस्य थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 14 सदस्यों की, तो 14 सदस्य इसमें यानी अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे, जिसका प्रस्ताव किसने दिया था? 24 मार्च को दिया था 1946 में। जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने कैबिनेट मिशन ने ही प्रस्तावित अंतरिम सरकार में 14 सदस्यों को शामिल करने की बात की गई थी। अब ये 14 सदस्य तो थे, 14 सदस्यों में से जो 6 सदस्य थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारतीय सरकार की अंतरिम गवर्नमेंट थी उसमें 14 सदस्य थे, उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है 6 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के, और जो बचे 3 सदस्य थे वो अन्य अल्पसंख्यक वर्ग से थे। ठीक है दोस्तों, ये 14 सदस्य इन 3 भागों में डिवाइडेड थे। ठीक है, पहला 6 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग से 5 सदस्य थे और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग से कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और यही संख्या थी 14 सदस्य। ठीक है, तो अंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे, जिसका प्रस्ताव किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने दिया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक सवाल और है आपको, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, संविधान सभा के गठन के संबंध में है। तो संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो संविधान सभा के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबकी रटी हुई होगी संविधान सभा क्या थी, कब गठन हुआ था, कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कितनी बैठकें हुई थी, पहली दूसरी बैठक कब हुई थी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने पेश किया था। ठीक है, कितनी बैठकें हुई थी, पहली कब हुई थी, कहां पर हुई थी, ये सब आपने रटा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रतिनिधि 4 घटकों, यानी कि जो प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि? संविधान सभा के जो में शामिल जो लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं इसी में से चुने जाने थे। ठीक है, किस में से चुने जाने थे? इसी में से चुने जाने थे।
और क्या चुने जाने थे कि प्रतिनिधि जो होंगे वो हिंदू मुस्लिम में से चुने जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख में से चुने जाएंगे, यहीं से सारे के सारे जो प्रतिनिधि होंगे संविधान सभा में चुने जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कमेटी को भी रिलेट कर दिया इसमें, केवल संविधान सभा की समितियों को भी शामिल किया इसमें, ठीक है, इसलिए तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तीसरा कहा गया कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ठीक है। और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। अब मुझे ये बताओ कि आपने समितियां भी पढ़ी हैं, ठीक है, सारी चीजें पढ़ी हैं, प्रतिनिधियों के बारे में भी पढ़ा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा हो सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी केवल 1। देखिए प्रतिनिधि 4 घटकों, यहां पर 4 लिखा हुआ है लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ही हैं, ठीक है, और दूसरे इन्हीं में से चुने जाने थे, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि जो ये व्यवस्था थी इसमें प्रतिनिधियों का रोल जो था, चलो आपको मैं बता दूं कि जाहिर सी बात है कि पूरी जनसभा को 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 कैटेगरी में किया गया था। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख, है ना, और सामान्य वर्ग, है ना। इसमें हिंदू शब्द का जिक्र नहीं था और इसमें ये कहा गया था जो मुस्लिम होंगे और सिख होंगे इन दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी होंगी वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो वो सामान्य में शामिल होंगी, ठीक है। तो इसमें हिंदू शब्द शामिल था ही नहीं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि अंडरस्टूड था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, इसका उत्तर ये सही नहीं है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताया गया है। कौन थे बताओ? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो गलत है, ठीक है, इसका सही उत्तर ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये बात बिल्कुल सही है। 389 सदस्यों को भारतीय संविधान में चुना जाना था और प्रत्येक एक सदस्य को, यानी जो प्रत्येक एक सदस्य होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर चुना हुआ एक व्यक्ति को ऐसे मिलाकर 389 सदस्य भारतीय संविधान में शामिल हुए। हालांकि ये जो संख्या है ये संख्या बाद में बदल जाती है जब पाकिस्तान अलग बन जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई ये तो 1946 की बात चल रही है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये बात थी, तो इसीलिए 389 सदस्य फिलहाल थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो ये सदस्य संख्या 299 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कहा है भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनती है। आपको अब सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसमें 8 सदस्य नहीं थे, इसमें 7 सदस्य थे, अगर आपने देखा हो। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही मिला है और वो है ऑप्शन सी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, यानी कि केवल 3 इसका सही उत्तर है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, यानी इनमें में से जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो संविधान सभा के विषय में नहीं है, आपको ये चीज ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऑप्शन 2 है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा वह बहुदलीय निकाय थी और तीसरा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसका सही उत्तर ढूंढना है। पहला तो ये, क्या वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, क्या उसमें वयस्क लोग शामिल नहीं थे? आप मुझे बताइए, वयस्क का मतलब होता है जो लोग वोट जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, जो निर्णय लेने में सक्षम हो, तो क्या वो नहीं थी? थी, क्योंकि भाई वयस्क मताधिकार पर आधारित थी और वयस्क मताधिकार पर ही चुनी गई एक क्या थी, संविधान सभा में लोग शामिल थे, वयस्क ही गए थे, तो ये उत्तर तो सही हो सकता है ना, क्योंकि हमें इसमें नहीं वालों को ढूंढना है जो रिलेट नहीं करते हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के इसको गलत कर देंगे कि हाँ ये नहीं है, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमने ऑप्शन की क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखनी है और उसके बाद फिर ऑप्शन की प्रवृत्ति देखनी है, ठीक है। तो दूसरा कहा गया कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन करा पाना उसमें पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है।
और अगर हम प्रत्यक्ष निर्वाचन, देखिए पूरे भारत में दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं डालती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए कुछ लोग हिस्सा लेते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता सीधे तौर पर वोट डालती है। इसे प्रत्यक्ष इलेक्शन कहते हैं और इसे अप्रत्यक्ष इलेक्शन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो संविधान सभा बनाई गई वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नहीं बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव ही नहीं था। लोगों के पास इतनी, हमारे भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हर एक व्यक्ति को बुलाकर बोला जाए कि भाई तुम वोट डालो, तुम किसे चुनना चाहते हो। पॉसिबल ही नहीं था। लोग समझ ही नहीं पाते इलेक्शन को, और समझ नहीं पाते तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल हो जाता जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसे कुछ काम ना आता हो। भावनाओं में बह के किसी ने जिता दिया, जैसे ग्राम प्रधान के इलेक्शन में होता है, भावनाओं में खेला जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का। तीसरा, बहुदलीय निकाय थी, बात ठीक हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत से लोग अलग अलग, जैसे कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, अन्य पार्टियों के लोग भी शामिल थे, तो बहुदलीय निकाय थी, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा, उसने अनेक समितियों के आधार पर क्या किया था, समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संविधान सभा की समितियां भी थी जिन्होंने उसके माध्यम से काम किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और केवल 2। ये दोनों भले ही ऑप्शन सही है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा के जो विषय में नहीं है, तो नहीं वालों को ढूंढना है हमें, ना कि होने वालों को, हाँ वालों को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया गया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में अगर आपने लिखा होगा तो लिखना, नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आप संघ संविधान समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है JV कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। वहां पर पूछा गया संघीय संविधान समिति का, और यहाँ पर प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की गई, सॉरी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की गई है, और उससे पहले वाले सवाल में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की गई थी। दोनों सवाल एक ही हैं, बस प्रांत और संघ का अंतर है। ये उत्तर आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन, ये अंतर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन है, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको याद रखना है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन, बताओ कौन थे। मैंने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर संघीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। जो हमारा ऑप्शन मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था वो ये वाला सवाल है, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। और अगर मैं संघ की बात करूं तो संघीय संविधान समिति के कौन है, JL नेहरू। कौन है, JL नेहरू। उत्तर याद रखने हैं दोनों के। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। अब देखो, आपको सबको पता है जो संविधान सभा थी, संविधान को बनाने यानी ड्राफ्ट करने का काम किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या प्रारूप समिति ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रथम प्रारूप, ये जरूर याद रखना दोस्तों। मुझे अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपसे पूछा गया संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था या प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आपको पता है कि वो कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति थी या ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि प्रथम प्रारूप संविधान का, ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, ठीक है, KM मुंशी, और ऑप्शन डी है K संथानम और KM मुंशी, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक उत्तर आपका सही है, ठीक है। इसमें हमने वो नहीं रखा है कि भाई निम्न स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अलग होते हैं, फैक्चुअल नहीं होते, उसमें कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या मैं आप बता रहे होंगे, अम्बेडकर साहब है। क्या अम्बेडकर साहब हैं?
मैं ये जरूर मानता हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने प्रारूप रेडी किया था, लेकिन प्रथम प्रारूप इन्होंने तैयार नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी.एन. राव क्या थे? बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी के संथानम नहीं हो सकता, के एम मुंशी नहीं हो सकता। 23 का उत्तर है, यानी कि इस 23वें क्वेश्चन का उत्तर है हमारा बी.एन. रॉय। और बी.एन. रॉय कौन थे? इन्होंने संविधान का, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, ये सवाल आपको याद रखना है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर चूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा नहीं तो सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं 24वां कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा ने एक अध्यक्ष चुना और उस अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया, एक समिति का निर्माण किया, और उस समिति का काम था भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को अंतिम रूप देना। ठीक है, इसका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको मौलिक अधिकारों के लिए अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला और आज का लास्ट सवाल है पॉलिटी की सीरीज का कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन कब किया गया था? कि संविधान सभा ने एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि हम भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे। इसकी सही तारीख है ऑप्शन 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ठीक है, और सी ऑप्शन है 26 जुलाई 1946 और लास्ट ऑप्शन है 20 फरवरी 1946। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको चूज करना है और इसका सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे और उसे भारत को सौंप देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सीरीज हमारी पसंद आई होगी। हम जब तक एग्जाम नहीं होता हम तब तक इसी तरीके से अपनी वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। डेली आपको वीडियोस मिलेगी और डेली में आपको 37 to 38 क्वेश्चन हम रखेंगे, 38 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि हम जितना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सवालों को कवर करना है और हमारा टारगेट है कि जीएस को पूरा तरीके से हम क्वेश्चन 20 तरीके से कवर कर पाएं जब तक यूपी पुलिस का री एग्जाम होता है। समय दोस्तों, आप पढ़ते रहिए। ये जो आपकी क्लास है आधे घंटे की क्लास, 25 क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से डेली पर डे क्लास लेकर आएंगे। शाम को ये क्लास हमारी आएगी, ठीक है, शाम को 3 बजे है, 3 से 4 बजे के बीच में ये क्लास आएगी आपको, 4 बजे, डेली 4 बजे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत पावरफुल तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों याद रखना, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। ठीक है, आप अपने आप से compete करिए, सामने वाले से नहीं। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने घर पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। आज 28 जुलाई है, 28 जुलाई से हमने ये क्लास को शुरू किया है, ये सीरीज को शुरू किया है और आगे चलकर जब तक एग्जाम होगा तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें केवल जीएस के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट बेस्ड क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।